हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया था और उसमें थर्मोमेट्री वाला पार्ट चल रहा था। उसी पार्ट को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्मोमेट्री। जो हमने कल पढ़ा था उसी को हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो सवाल लिखे हैं, जैसे अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट एज -20 डिग्री सेल्सियस। एक कोई फॉल्टी थर्मोमीटर है, मतलब जो करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है किसी भी स्केल में, स्केल यूज कर रहा है मगर उस स्केल में उसकी करेक्ट रीडिंग नहीं है। तो कहता है अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट एज -20 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आइस पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट एज 130 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट मतलब स्टीम पॉइंट। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 34 डिग्री सेल्सियस रीड बाय दैट थर्मोमीटर। उस थर्मामीटर के हिसाब से 34 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का टेम्परेचर। जो फॉल्टी थर्मामीटर है उस थर्मामीटर के हिसाब से उस बॉडी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है, मगर एग्जैक्टली उस बॉडी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्योंकि वो थर्मामीटर तो फॉल्टी है। इसका मतलब हमें यह बताना है कि जो फॉल्टी थर्मामीटर 34 डिग्री सेल्सियस बता रहा है बॉडी का टेम्परेचर, तो असलियत में उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ये हमारा सवाल है। फॉल्टी थर्मोमीटर हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आइस पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट एज 130 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 34 डिग्री सेल्सियस रीड्स बाय दैट थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर? जो फॉल्टी है। तो व्हाट इज द ट्रू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? मतलब एक थर्मोमीटर किसी बॉडी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नाप रहा है, मगर एग्जैक्टली उस बॉडी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्योंकि वो थर्मोमीटर तो फॉल्टी है। तो हमें बताना है उस बॉडी का ट्रू टेम्परेचर क्या होगा। तो जैसे कि कल हमने सारे फॉर्मूले ओल्ड थर्मोमेट्री के डिस्कस कर लिए थे, उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या है? C - 0, 100 - 0, क्योंकि असलियत में ट्रू टेम्परेचर किस में दे रखा है? सेल्सियस में। C डैश फॉल्टी थर्मोमीटर है जो कि सेल्सियस में ही नाप रहा है, इसलिए मैंने C को C डैश कर दिया। माइनस आइस पॉइंट कितना? -20 अपॉन हमारे पास इधर क्या? स्टीम पॉइंट 130 -20। इट कम्स आउट टू बी C अपॉन 100। ये करेक्ट रीडिंग देगा, इज इक्वल टू C डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है? 34 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 150। ये 353 सा 52 सा, तो ये कितना हो गया? इट कम्स आउट टू बी C इंप्लाइज दैट ये 54 और 54 इंटू 2 108 अपॉन 3, तो इट कम्स आउट टू बी 36 डिग्री सेल्सियस। इट कम्स आउट टू बी 36 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो फॉल्टी थर्मोमीटर रीडिंग 34 बता रहा था, एग्जैक्टली वो रीडिंग कितनी है? 36 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने बताया C - 0 अपॉन 100 - 0 सेल्सियस स्केल, और हर स्केल की आइडेंटिटी कांस्टेंट होती है। कोई भी स्केल हो उसकी आइडेंटिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। तो ट्रू सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू फॉल्टी सेल्सियस स्केल, कि दोनों की आइडेंटिटी कांस्टेंट है। तो क्या हुआ? ट्रू सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, फॉल्टी सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो ये C अपॉन 100, इट कम्स आउट टू बी C डैश कितना? 34 माइनस माइनस प्लस, इट कम्स आउट 20, और ये कितना? 130 प्लस 20 150। तो ये 53 सा 150, 52 सा 100, तो ये कितना हो गया आपका? 54 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 54 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 108 अपॉन 3, इट कम्स आउट टू बी 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? इन अ मरकरी थर्मामीटर, क्या कहता है? एक मरकरी थर्मामीटर है, द लेंथ ऑफ अ मरकरी इज 30 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये आइस पॉइंट पर प्रॉपर्टी बता रहा है बॉडी की। प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ ऑफ द मरकरी। मैंने बोला था किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस बॉडी की प्रॉपर्टी मेजर करनी पड़ती है जो वेरी करती है लीनियरली विद टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस बॉडी की प्रॉपर्टी मेजर करनी पड़ती है जो कि वेरी करती है लीनियरली विद टेम्परेचर। इसका मतलब यहां पर क्या कहता है? इन अ मरकरी थर्मोमीटर द लेंथ ऑफ अ मरकरी इज 30 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 70 सेंटीमीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 30 सेंटीमीटर मरकरी की लेंथ है 0 पर और 70 सेंटीमीटर है 100 पर। तो बताइए किस टेम्परेचर पर मरकरी की लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी?
यस या नो? इसका मतलब यहां पर प्रॉपर्टी की बात की गई है और डिग्री सेल्सियस की बात की गई है। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आया था C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, याद है आप लोगों को? X माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, कल हमने ड्राइव किया था। तो C कितना है, हम लोगों को C निकालना है कितने टेम्परेचर पर, माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। जिस टेम्परेचर, जो सेल्सियस आपको निकालना है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर। सेल्सियस जो टेम्परेचर हमें निकालना है उस टाइम पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर। आइस पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर अपॉन स्टीम पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 70 सेंटीमीटर माइनस आइस पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर। यस या नो? तो C अपॉन 100 इस कम्स आउट टू बी एज 40 माइनस 30 बेटा 10 हो गया, और ये कितना हुआ, 40। तो 100 by 4 इट कम्स आउट टू बी 100 by 4 कम्स आउट टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर जो मरकरी का लेवल होगा वो 40 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये दो बेसिक सवाल थे जो कि ओल्ड थर्मोमेट्री से रिलेटेड थे। मैं फिर बता दूं कि एक मरकरी थर्मोमीटर है जो कि लेंथ ऑफ मरकरी 30 सेंटीमीटर बताता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब आइस पॉइंट पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, स्टीम पॉइंट पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 सेंटीमीटर है। तो बताइए प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 40 हो जाए तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा सेल्सियस में? तो वो टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू यूज अवर बेसिक फॉर्मूला, ये मैंने ड्राइव भी किया था। ओके, तो दीज आर द टू बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओल्ड थर्मोमेट्री। इतना नोट करें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडर्न थर्मोमेट्री। अब बेटा हम बात करेंगे मॉडर्न थर्मोमेट्री से रिलेटेड। तो बात करते हैं मॉडर्न थर्मोमेट्री। मॉडर्न थर्मोमेट्री, ये भी हमें क्या बताना है, टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। कोई भी थर्मोमेट्री हमें क्या बताती है, टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर निकालना है हमें, टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। मॉडर्न थर्मोमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। ये कौन से स्केल पे काम करती है, केवल एब्सोल्यूट स्केल पर काम करती है। कौन से स्केल पर काम करती है, एब्सोल्यूट स्केल पर काम करती है। हमारे पास जो नॉन एब्सोल्यूट स्केल है उसका नाम क्या है, केल्विन। ये एब्सोल्यूट स्केल पर काम करती है, और हमारे पास जो नॉन एब्सोल्यूट स्केल है उसका नाम क्या है, केल्विन। तो ये केल्विन स्केल पर काम करती है। ओके, ये ओल्ड थर्मोमेट्री में हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट्स थे। यहां पर ओनली 1 रेफरेंस पॉइंट इज टेकन, only 1 reference point is taken, only 1 reference point is taken। उस रेफरेंस पॉइंट का नाम क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 273.16 केल्विन। ओके, ट्रिपल पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इट इज अ टेम्परेचर और प्रेशर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब हम इस ग्राफ को समझाएंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। अभी इतना है कि इट इज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ऑल द 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो स्टीम पॉइंट था, जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट था, दैट वेरी विद चेंज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, मगर यहां पर प्रेशर वेरी करने से ट्रिपल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिपल पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन प्रेशर। तो ट्रिपल पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे। और इट इज दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इसका एक 1 रेफरेंस पॉइंट है। और ट्रिपल पॉइंट क्या है, इट इज दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ऑल द 3 स्टेट कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हम बताते हैं जब हम ग्राफ स्टडी करते हैं ट्रिपल पॉइंट का। ओके,
अब हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेरिएशन ऑफ सम प्रॉपर्टीज लीनियरली विद टेम्परेचर। तो वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे बेटा, x इज इक्वल टू AT प्लस बी, AT प्लस बी, वेरिएशन लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैंने बोला था कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर की स्टार्टिंग के लिए। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम शुरुआत में पढ़ा रहे हैं वो पीछे से बिल्कुल लिंक है कल के लेक्चर से, तो वो जरूर देखिएगा। x इज इक्वल टू AT प्लस बी। तो ये हमने बताया था किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को नापना पड़ता है जो वेरी करती है लीनियरली विद टेम्परेचर, लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पर क्या है? x इज इक्वल टू AT प्लस बी। अब आप जानते हैं हमारे पास जो एब्सोल्यूट स्केल है केल्विन है, अगर 0 केल्विन रखे तो हर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 केल्विन पर हर प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब एक रेफरेंस पॉइंट तो अपने आप मिल गया, 0 केल्विन। हर प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 केल्विन पर 0 होती है। इसका मतलब एक रेफरेंस पॉइंट तो वैसे ही मिल गया कि 0 केल्विन। तो इसका मतलब 0 केल्विन पर हर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहां से क्या निकल के आया? b इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 0 निकल के आया। इसका मतलब हमारे पास अब जो रिलेशन बचा वो बचा x इज इक्वल टू AT। x इज इक्वल टू AT। b की वैल्यू 0 आ गई तो वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू AT। अब मैं x लिखता हूं AT पर, तो x TR मतलब ट्रिपल पॉइंट पर ये क्या होगा? TR, टेम्परेचर एट TR, ट्रिपल पॉइंट। ये T टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो x अपॉन x TR इज इक्वल टू T अपॉन T TR। TR मतलब ट्रिपल पॉइंट, TR मतलब ट्रिपल पॉइंट। इट इज अ बेसिक फॉर्मूला, इसको यूज करके हम सवाल बनाएंगे। जैसे मैं एक सवाल लिखूं, द रेजिस्टेंस in a platinum resistance thermometer the resistance in a platinum resistance thermometer is 11 ohm when dipped in a triple point cell. The resistance in a platinum resistance thermometer is 11 ohm when dipped in a triple point cell. It is 22 ohm when dipped in a bath. What is the temperature of the bath? What is the temperature of the bath? मैंने साइड में इसीलिए सवाल लगाया ताकि यहां की बात यहां क्लियर कर पाऊं। तो ये फॉर्मूला हो गया x अपॉन एक्स टी आर। तो यहां से आप t भी देख सकते हैं, t क्या निकल के आएगा? t आएगा x अपॉन एक्स टी आर इंटू व्हाट इज दिस? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट। तो दैट कम्स आउट टू बी x अपॉन एक्स टी आर इंटू 273.16 केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में ये होता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 273.16 केल्विन। ओके, तो यहां तक बात समझ में आई कि ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? द रेजिस्टेंस इन अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज 11 ओम व्हेन डिप्ड इन अ ट्रिपल पॉइंट सेल। मतलब प्रॉपर्टी कौन है यहां पर? रेजिस्टेंस। ट्रिपल पॉइंट पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 11। यहां पर प्रॉपर्टी कौन है? एक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ट्रिपल पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 11 ओम है। ट्रिपल पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 11 ओम है, मतलब एक्स टी आर 11 ओम है। तो T इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स टी आर इंटू 273.16 केल्विन। तो इट कम्स आउट टू बी, ये एक्स टी आर कितना हो गया? 11 ओम। ओके, तो द रेजिस्टेंस इन अ प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर इज 11 ओम व्हेन डिप्ड इन ट्रिपल पॉइंट सेल। तो ट्रिपल पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 11 ओम है। तो पूछता है व्हेन डिप्ड इन अ
ट्रिपल पॉइंट इट इज 22 ओम, इट इज 22 ओम व्हेन डिप्ड इन अ बाथ, और 22 ओम है किसी बाथ में डिप करने के लिए, और उस बाथ का टेम्परेचर पता नहीं है। मतलब T की वैल्यू निकालनी है किस टेम्परेचर पर, T इज द टेम्परेचर जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 22, प्रॉपर्टी की वैल्यू 22 है किस टेम्परेचर पर, T टेम्परेचर पर, वो T टेम्परेचर में निकालना है इनटू 273.16, 11 2 जा 22, ये केल्विन, इट कम्स आउट टू बी एज 32.5, it comes out to be 546.32 केल्विन। तो ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है वो 11 ओम था, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू 11, प्रॉपर्टी मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू 11 ओम थी ट्रिपल पॉइंट पर। तो बताइए किस टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 22 ओम होगी, बेसिक फॉर्मूला, किस टेम्परेचर प्रॉपर्टी की वैल्यू 22 ओम होगी। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न थर्मोमेट्री। एक सवाल और करते हैं छोटा सा, पहले इतना नोट करें। आगे बढ़ते हैं। T इज इक्वल टू दिस, टू एब्सोल्यूट स्केल्स, बहुत कॉमन सवाल है ये, टू एब्सोल्यूट स्केल्स X एंड Y। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट स्केल है वो X और Y नाम है, मतलब अभी तक केल्विन था, 50 केल्विन 60 केल्विन। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट स्केल है, और एब्सोल्यूट स्केल के लिए कौन सी थर्मोमेट्री वैलिड है, मॉडर्न थर्मोमेट्री। अब हमारे पास दो एब्सोल्यूट स्केल है, एक का नाम है X और एक का नाम है Y। जैसे हमारे पास एक एब्सोल्यूट स्केल कौन सा है, प्रीडिफाइंड केल्विन। अब हमारे पास दो एब्सोल्यूट स्केल है, एक का नाम है X और एक का नाम है Y। द ट्रिपल पॉइंट of water is defined as 300x, like 300 Kelvin, and 450 Y. How temperature of X and temperature of Y are related to each other. How the temperature of X and temperature of Y are related to each other. How the temperature of X and temperature of Y are related to each other. तो दो हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल्स हैं, एक का नाम X है, एक का नाम Y है, जिनका ट्रिपल पॉइंट इस तरीके से डिफाइंड है 300 एंड 450, 300 X स्केल में और 450 Y स्केल में। तो उनके टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होंगे आपस में। तो बेसिक प्रॉपर्टी लिखता हूं, X अपॉन XTR is equal to temperature at temperature T when property is X। तो टेम्परेचर T कितना है, Tx, और प्रॉपर्टी XTR when टेम्परेचर इज ट्रिपल पॉइंट कितना है 300। दूसरा टेम्परेचर when प्रॉपर्टी इज X, यहां पर क्या है Ty, और ट्रिपल पॉइंट पर कितना है 450। आइडेंटिटी तो कांस्टेंट है हर स्केल के लिए, हर एब्सोल्यूट स्केल के लिए आइडेंटिटी विल बी कांस्टेंट। तो हमने क्या बोला, प्रॉपर्टी की वैल्यू X है Tx टेम्परेचर पर, और उस ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर 300 है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू Ty है X प्रॉपर्टी की वैल्यू है Ty टेम्परेचर पर, और उसका ट्रिपल पॉइंट कितना है 450। ओके, मैं फिर बता दूं, ये X एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है किसी टेम्परेचर पर, और ये XTR प्रॉपर्टी की वैल्यू है
ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर। तो हमने बोला x प्रॉपर्टी है Tx टेम्परेचर पर, और ट्रिपल पॉइंट पर कितना दे रखा है 300, और टेम्परेचर कितना है Ty, किसी x प्रॉपर्टी है Ty टेम्परेचर जो हमें निकालना है 400। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये कट जाएगा, ये दोनों हम बराबर लिख सकते हैं। मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ Tx अपॉन 300 इज इक्वल टू Ty अपॉन 450। ओके, 2 30, 15 दिया 45, इट कम्स आउट टू बी Tx इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू Ty। इट इज अ रिलेशन बिटवीन Tx एंड Ty। ओके, इट इज अ बेसिक, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडर्न थर्मोमेट्री। मैंने यहां पर रेजिस्टेंस दिया है, कोई और प्रॉपर्टी दे सकता है, लाइक प्रेशर, कोई भी प्रॉपर्टी दे सकता है, वो प्रॉपर्टी ऑफ विच वेरी लीनियरली विद टेम्परेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोमेट्री। ये पूरा टॉपिक थर्मोमेट्री कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। अब हम अपने पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। हम पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। तो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्री एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नाम क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड थर्मल एक्सपेंशन? एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस expansion of substance due to the rise in temperature। सब्सटेंस का एक्सपेंशन करना बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर। एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर। सब्सटेंस का एक्सपेंशन पढ़ना है किसकी वजह से, राइज इन टेम्परेचर की वजह से। कुछ बातें मैंने इसमें बताई थी। अगर हम हीट देते हैं किसी सब्सटेंस को, तो दो बातें होती हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ता है या फेज चेंज होता है। या तो टेम्परेचर बढ़ता है या फेज चेंज होता है। तो हम कौन सा डिस्कशन करेंगे, टेम्परेचर चेंज। हीट देने पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओके, बढ़ रहा है। तो थर्मल एक्सपेंशन वैसे तो हमें सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में पढ़ना है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मगर मेनली हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड। तो आज हम एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स की बात करें तो दो टाइप के सॉलिड हैं, एक का नाम है आइसोट्रोपिक सॉलिड और एक का नाम है एनआइसोट्रोपिक। एक का नाम है आइसोट्रोपिक सॉलिड और एक का नाम है एनआइसोट्रोपिक सॉलिड। आइसोट्रोपिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड इन विच द एक्सपेंशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एक्सपेंशन सेम होता है हर डायरेक्शन में, मतलब एक्स में, वाई में और जेड में। तो एक्सपेंशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। एग्जाम्पल मेटल्स। एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक्सपेंशन is different in different direction.
इसका एक्सपेंशन इसमें क्या होता है, एक्स में एक्सपेंशन अलग हो रहा है, वाई में एक्सपेंशन अलग हो रहा है और जेड में एक्सपेंशन अलग हो रहा है। तो हमें पढ़ना क्या है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, सॉलिड्स हमारे पास दो वैरायटी के हैं, एक का नाम है आइसोट्रोपिक, एक का नाम है एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें एक्सपेंशन सेम होता है हर डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड इन विच द एक्सपेंशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। और एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिसमें एक्सपेंशन डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल गैलिना, द ओर ऑफ लेड, गैलिना। और इसका एग्जांपल क्या है, मेटल्स में। तो वो एग्जांपल इतने जानने की जरूरत नहीं है, मगर ये पता होना चाहिए कि आइसोट्रोपिक कौन से सॉलिड है जिसमें एक्सपेंशन सेम हो रहा है सेम डायरेक्शन में, और एनाइसोट्रोपिक्स वो है जिनमें एक्सपेंशन डिफरेंट हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में। अब इस एक्सपेंशन किस तरीके से हो रहा है इसको समझने के लिए हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी, क्या एक्सपेंशन हो क्यों रहा है। तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूं कि मैंने हीट दी सब्सटेंस को, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, हीट दी मैंने सब्सटेंस को तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो रैंडम ऑसिलेशन बढ़े, रैंडम ऑसिलेशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीज किए। और जब रैंडम ऑसिलेशन बढ़ा तो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। क्या बढ़ा, कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस। अगर हमने हीट दी सब्सटेंस को तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रैंडम ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, और उस रैंडम ऑसिलेशन की बढ़ने की वजह से कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस, और कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इंट्रा पार्टिकल स्ट्रेस विल इंक्रीज। पार्टिकल के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस विल इंक्रीज। तो हीट दी सब्सटेंस को तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, और रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल बढ़ा तो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स बढ़ा, और कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल बढ़ा तो इंट्रा पार्टिकल स्ट्रेस विल इंक्रीज, जिसकी वजह से सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस। और जब सेपरेशन बढ़ जाएगा तो डायमेंशन इंक्रीजेस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डायमेंशन इंक्रीज, डायमेंशन मतलब लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब बढ़ेगा, मतलब एक्सपेंशन होगा। तो हीट देंगे किसी सब्सटेंस को, अगर हम हीट देंगे किसी सब्सटेंस को तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, और रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ जाएंगे, और कोलिजन की वजह से वो पार्टिकल अपने अंदर स्ट्रेस जो महसूस कर रहा था वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर लेवल पे सेपरेशन बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूलर लेवल पे सेपरेशन बढ़ने की वजह से डायमेंशन ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। ये थ्योरेटिकल बातें थी। इस बात को हम एक और चीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सॉलिड। कि क्यों बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सॉलिड्स। हम उसको इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सॉलिड। क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सॉलिड, तो ये हमारे पास कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इट इज असिमेट्रिक इन नेचर, सिमेट्रिक कर्व नहीं है, स्लोप वेरी कर रहा है, असिमेट्रिक कर्व इन नेचर। किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। माना एक मॉलिक्यूल है जो कि यहां पर फिक्स कर दिया R इज इक्वल टू 0 पर, एक ये R है, एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये R इज इक्वल टू 0, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस बात को। R इज इक्वल टू 0 मतलब यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल को फिक्स कर दिया।
R इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल को फिक्स कर दिया। R इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल को फिक्स कर दिया। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो सबसे कम आ रही है। ये एक मॉलिक्यूल फिक्स है, अब हम दूसरे मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल को तो हमने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया, अब हम दूसरे मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक करेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से उस दूसरे मॉलिक्यूल का क्या बिहेवियर होगा। माना एक मॉलिक्यूल को फिक्स कर दिया, यहां पर इस जगह पर एक मॉलिक्यूल को फिक्स कर दिया, वो वेरी नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर रहेगा। यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का नाम U नॉट बोल देता हूं, और यहां पर टेम्परेचर क्या है, T नॉट। ये पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, तो टेम्परेचर भी बहुत कम है। बहुत कम है मतलब ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, अपनी जगह पर है। ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है मतलब ये अपनी जगह पर है। इट इज वेरी स्मॉल टेम्परेचर एंड दिस दूरी इज एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज R नॉट। दिस इज द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हमारा कर्व जो कि है पोटेंशियल एनर्जी और हमारा कर्व पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज सेपरेशन ऑफ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा कर्व है। पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा कर्व है। ये कर्व हमें मिला और वो असिमेट्रिक इन नेचर है। असिमेट्रिक कर्व है मतलब सिमेट्री नहीं है इस कर्व में। इस कर्व में कोई सिमेट्री नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से कर्व होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मॉलिक्यूल को यहां पर फिक्स कर दिया, एक मॉलिक्यूल इस जगह पर फिक्स है। आपने देखा इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U नॉट, U से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे कम को U नॉट बोल दिया। और जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है उस टाइम पर टेम्परेचर की वैल्यू भी बहुत कम है। जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है उस टाइम पर टेम्परेचर की वैल्यू भी बहुत कम है। मतलब ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, ये मूवमेंट कर भी नहीं रहा, बिल्कुल भी इसके पास एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज R नॉट। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर मैंने टेम्परेचर T1 कर दिया, बढ़ाया, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये ऑसिलेट करने लगा। क्या करने लगा? ऑसिलेट। और आप जानते हैं जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो अपने एक्सट्रीम पर, राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। जब वो एक्सट्रीम पर होती है तो केवल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब जब टेम्परेचर बहुत कम था तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम थी और वो मॉलिक्यूल बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, और हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो R नॉट है, एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा मॉलिक्यूल क्या करने लगा? ऑसिलेशन करने लगा। हमारा मॉलिक्यूल क्या करने लगा? ऑसिलेशन करने लगा। और ऑसिलेशन करने के लिए जब वो अपने राइट एक्सट्रीम पर पहुंचेगा या अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसका मीन पॉइंट, मीन पोजीशन क्या होगी? यहां होगी कहीं। This will be the mean position. Mean position क्या होगी? यहाँ। Now the average separation between the molecules is R1. अब average separation between the molecules क्या है? R1. अब मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। मतलब जो पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल अब ऑसिलेशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एम्पलीट्यूड। अब उस पहले ऐसे ऐसे था, अब और ज्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और एक्सट्रीम लेफ्ट पर या एक्सट्रीम राइट पर, एक्सट्रीम लेफ्ट पर या एक्सट्रीम राइट पर उसके पास जो एनर्जी होगी वो केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक्सट्रीम लेफ्ट पर या एक्सट्रीम राइट पर उसके पास जो एनर्जी होगी केवल कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी मीन पोजीशन निकालें तो मीन पोजीशन विल बी समवेयर हियर। अब एवरेज सेपरेशन बिटवीन ये एनर्जी कितनी? U2। अब एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कितना है? R2। तो आप देख रहे हैं पहले R नॉट, फिर R1, फिर R2। R2 यहां से यहां तक की दूरी R2, R1 यहां से यहां तक की दूरी और R नॉट यहां से यहां तक की दूरी। तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मतलब R नॉट
इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R2। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सॉलिड एक्सपेंड हो रहा है। एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सॉलिड एक्सपेंड हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये बताता है बिकॉज ऑफ द असिमेट्री इन नेचर, with increase in the temperature potential energy increases and the amplitude of a molecule also increases, but with the increase in the amplitude there will be an increase in the average separation between the molecules। क्या बढ़ जाता है, R0 बढ़कर R1 हो गया, R1 बढ़कर R2 हो गया। पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ ही रहा है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने के साथ साथ एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो thermal expansion in solid can be explained by this graph because of the asymmetry in the potential energy curve। with increase in temperature potential energy increases, with increase in temperature potential energy increases, with increase in potential energy amplitude of the molecule which is performing oscillation also increases, and with increase in amplitude average separation between the molecules also increases। इसकी मीन पोजीशन यहां पर है, इसकी मीन पोजीशन थोड़ी इधर हो जाएगी, इसकी मीन पोजीशन और थोड़ी इधर हो जाएगी, तो ये चीजें थोड़ी इधर होती जा रही हैं, तो ये R की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड एक्सपेंड कर रहा है। अगर ग्राफ में असिमेट्री नहीं होती, सिमेट्री होती, अगर ग्राफ में असिमेट्री नहीं होती, सिमेट्री होती, तो एम्पलीट्यूड तो वेरी कर जाता, मगर एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल नॉट वेरी। तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द मॉलिक्यूलर लेवल अप्रोच टू अंडरस्टैंड कैसे हमारा एक्सपेंशन हो रहा है सॉलिड में। तो कोई पूछेगा कि सॉलिड में एक्सपेंशन मॉलिक्यूलर लेवल पे बताइए कैसे होता है, तो आप बताना विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व वी कैन इजीली एक्सप्लेन कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और उस एम्पलीट्यूड के बढ़ने से एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। जब एवरेज सेपरेशन बढ़ गया, इसका मतलब उस सॉलिड्स का एक्सपेंशन हो गया। So this is all about the basic understanding of expansion of a body or expansion of solids. Now we are going to start with types of thermal expansion. तो आप बोल सकते हैं असिमेट्री इन अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व गिव राइज टू अ कॉन्सेप्ट नोन एज थर्मल एक्सपेंशन, और एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ जाएगा तो वो सॉलिड एक्सपेंड कर जाएगा। दिस इज द मेन लॉजिक। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल मतलब का क्या मतलब है, एरियल एक्सपेंशन। क्या है, एरियल एक्सपेंशन। एंड नेक्स्ट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। ये लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ में चेंज होना,
लेंथ का बढ़ जाना, एरियल एक्सपेंशन एरिया का बढ़ जाना, वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ जाना। ओके, ये दोनों एरियल और लीनियर एक्सपेंशन, और ये तीनों केवल सॉलिड्स में है। लेंथ, एरिया मतलब एरिया, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये सॉलिड्स में है। लिक्विड और गैसेस में केवल ये होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिक्विड और सॉलिड में केवल कौन सा होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिक्विड और सॉलिड में, लिक्विड और गैस में केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, और सॉलिड्स में तीनों एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो सॉलिड में लीनियर एक्सपेंशन भी होता है, एरियल एक्सपेंशन भी होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है, और लिक्विड और गैस में केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है या क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लीनियर एक्सपेंशन। तो हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की आज। लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, माना एक रॉड है, इसकी लेंथ एल है। ओके, इसकी लेंथ क्या है? एल। ये पॉइंट फिक्स्ड कर दिया मैंने, क्या कर दिया? फिक्स्ड। इस पॉइंट को मैं फिक्स कर दूं और अब टेम्परेचर बढ़ा दूं। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इस रॉड का कोई एक्सपेंशन हो गया, और दैट एक्सपेंशन इज डेल्टा एल। कितना? डेल्टा एल। कितना चेंज करने की वजह से? डेल्टा थीटा। थीटा इज हियर टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर का चेंज हुआ, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है उसका नाम डेल्टा थीटा है। टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है उसका नाम क्या है? डेल्टा थीटा। तो ये पॉइंट रॉड का फिक्स है, उस रॉड की लेंथ एल है। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, वेरी करा दिया, जो टेम्परेचर का चेंज हुआ है वो कितना चेंज करा? डेल्टा थीटा। तो एक्सपेंशन कितना हुआ? डेल्टा एल। तो जो एक्सपेंशन हुआ है लेंथ का डेल्टा एल, दैट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना मॉलिक्यूलर सेपरेशन ज्यादा होगा, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना एवरेज मॉलिक्यूलर सेपरेशन होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और दूसरी बात, change in length is also depend upon the temperature difference. Delta theta is temperature difference. Delta theta is what? Temperature difference. So change in length is also directly proportional to the temperature difference. When we are going to remove the proportionality, we get a constant. When we are going to remove the proportionality, we get a constant, and that constant is known as alpha. इस alpha का नाम क्या है? Coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये लेंथ से लेंथ कट गया, तो इट कैन बी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। या तो पर डिग्री सेल्सियस होगी या पर केल्विन होगी, क्योंकि लेंथ से तो लेंथ कट गया, डेल्टा थीटा बचा, वो नीचे है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी। इट कौन? अल्फा। इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द बॉडी। नेचर का मतलब मेटेरियल ऑफ द बॉडी, वी कैन ऑल्सो से। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर या मेटेरियल ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये तो चेंज इन लेंथ है। अब नई लेंथ कितनी हो गई? सर नई लेंथ तो ये पूरी हो गई। तो नई लेंथ जो हो गई हमारे पास पूरी, दैट इज फाइनल लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ प्लस कितनी बढ़ गई लेंथ। तो नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ प्लस बढ़ी हुई लेंथ। बढ़ी हुई लेंथ कितनी है भाई? बढ़ी हुई लेंथ है अल्फा एल डेल्टा थीटा। कितनी है? अल्फा एल डेल्टा थीटा। तो नई लेंथ कम्स आउट टू बी एल, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज द न्यू लेंथ। ये लेंथ में कितनी लेंथ बढ़ गई? दिस इज आवर न्यू लेंथ। नई लेंथ होगी एल, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और जो हमारे पास ये चेंज इन लेंथ है, दैट इज डेल्टा एल। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा। मान लें अल्फा बिकम्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं अल्फा को ऐसा मान लूं जो कि फंक्शन है टेम्परेचर का, मतलब अल्फा इज नॉट कांस्टेंट हियर, इट इज वेरीइंग विद टेम्परेचर। जब ये वेरी कर रहा है टेम्परेचर के लिए और ये फॉर्मूला कांस्टेंट में लगेगा, तो इसका मतलब कभी भी कोई चीज वेरी करती है तो उसे कांस्टेंट बनाने के लिए छोटे से पल का निकाल लो और उसे इंटीग्रेट कर दो। अल्फा हमने बोला कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
and change in length is directly proportional to temperature difference. When you are going to remove the proportionality, you get constant, and that constant is coefficient of linear expansion. 99% ये constant value होगी, it is constant value. 99% ये कैसी वैल्यू होगी? कांस्टेंट. और इसकी यूनिट क्या है? पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन. इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल या नेचर ऑफ द बॉडी. मान लें कि ये अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन हो जाए, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करने लगे, तो ये फॉर्मूला तो जायज नहीं होगा. तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा. दिस डेल्टा थीटा इज कांस्टेंट वैल्यू. तो अल्फा वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो कभी भी कोई चीज वेरी करती है तो वो छोटे से पल के लिए कांस्टेंट बन जाती है. इसका मतलब दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस. इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा एल डेल्टा थीटा. कभी भी कोई चीज वेरी करे, उसको कांस्टेंट बनाना है तो उसे छोटे से पल के लिए निकाल लीजिए, फिर उसे इंटीग्रेट कर दीजिए. ये इस सवाल के आने के चांसेस बहुत कम है. 99% सवाल यहीं से आएगा, मगर फिर भी मैं बता दूं, कभी अल्फा वेरी कर जाए, जब भी अल्फा वेरी कर जाए तो हम उस वेरी वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट बनाने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं. अब बात आई कि नई लेंथ क्या होगी? नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ. नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ. नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ. तो नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी है? अल्फा एल डेल्टा थीटा. तो यहां से एल कॉमन आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. इट इज अ न्यू लेंथ. ओके, दिस इज व्हाट? लीनियर एक्सपेंशन. ये क्या चीज थी हमारे पास? लीनियर एक्सपेंशन. अब हम एरियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे और वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर उन सब का एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, उस सब का फिर चैप्टर का न्यूमेरिकल अप्रोच पे आएंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं एरियल एक्सपेंशन. अब हम बात करते हैं, अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं एरियल एक्सपेंशन पे. किस पे एक्सपेंशन पे? एरियल एक्सपेंशन. अब हम बात करते हैं एरियल एक्सपेंशन पे. माना हमारे पास एक बॉडी है जिसकी लेंथ एल है और जिसकी ब्रेथ बी है. मेरे पास एक बॉडी जिसकी लेंथ एल और जिसकी ब्रेथ बी. अब माना जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेंड कर गई. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेंड कर गई. तो नया एरिया, ये डेल्टा एल बढ़ गई और ये डेल्टा बी बढ़ गई. ओके, और हम जानते हैं नई लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू पुरानी लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. हम ये जानते हैं नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. तो इसका मतलब एरिया क्या है? एरिया इज पुरानी लेंथ इनटू पुरानी ब्रेथ. नया एरिया क्या है? AF फाइनल एरिया या नया एरिया इज इक्वल टू एल की जगह क्या हो जाएगा? नई लेंथ. तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी? पुरानी लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. और बी की जगह क्या होगा? नया बी. नया बी क्या हो जाएगा? पुराना बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. इसका मतलब नया एरिया कम्स आउट टू बी लेंथ इंटू ब्रेथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. ओके, ये अल्फा बहुत छोटा होता है. आपने देखा होगा कि पटरी के बीच में गैप होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से ठंड 15-20 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर बढ़ गया 40 हो गया, तो वो 5 किलोमीटर थोड़ी बढ़ जाएगी. बहुत छोटा वेरिएशन होता है. इसका मतलब दिस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल. ये अल्फा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा. मतलब 5 मीटर की रॉड है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर दिया तो 20 मीटर की थोड़ी हो जाएगी, 10.0002 मीटर की हो जाएगी. इसका मतलब ये एक्सपेंशन जो होता है टेम्परेचर के वेरिएशन से सॉलिड्स में बहुत
कम होता है, बहुत कम होता है। इट डिपेंड्स अपॉन अल्फा। ये अल्फा क्या है, बहुत छोटा। ये बात समझ में आ गई। एरिया इज इक्वल टू प्राणी लेंथ इंटू प्राणी ब्रेथ। नया एरिया इज इक्वल टू नई लेंथ। टेम्परेचर बढ़ाने से नई लेंथ क्या बन जाती है, पुरानी लेंथ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो पुरानी लेंथ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, नया एरिया तो नई ब्रेथ, नई ब्रेथ क्या हो जाएगी, पुरानी ब्रेथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये हो गया AF इज इक्वल टू पुराना एरिया इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता है तो 1 प्लस nx हो जाता है। किसकी मदद से, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। जब ये x कैसा होता है, स्मॉल। अगर ये x छोटा होता है तो बाइनोमियल की मदद से, अगर ये x छोटा होता है तो बाइनोमियल की मदद से, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, अगर ये x छोटा होता है तो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से 1 प्लस एक्स की पावर n का आंसर क्या होता है, 1 प्लस nx। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज नया एरिया। ये 1 प्लस एक्स हो गया, ये अल्फा बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगा, 1 प्लस nx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नया एरिया इज इक्वल टू पुराना एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। What is this beta? Beta is coefficient of areal expansion. Coefficient of areal expansion क्या है बेटा, ये coefficient of area। इसकी भी यूनिट सेम होगी, बीटा इज इक्वल टू 2। या यहाँ इसकी यूनिट भी क्या है, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। एरिया से एरिया कट गया तो क्या है, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, सेम यूनिट। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो बीटा कितना आ गया, बीटा कम्स आउट टू बी एज 2 alpha, but it is only for isotropic solid. It is only for isotropic solid, or for anisotropic तो x में और y में दोनों में वेरिएशन अलग अलग हुआ। फॉर anisotropic तो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के बराबर है। बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, उसकी भी यूनिट वही है, पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। और ये भी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, नेचर ऑफ द बॉडी पे। यहां तक की बात समझ में, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा। दिस इज व्हाट, एरियल एक्सपेंशन। क्या है ये, एरियल एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन की। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन की। अब बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की। वॉल्यूम एक्सपेंशन की, माना ये कोई क्यूब है, लेंथ L, हाइट H, ब्रेथ B। लेंथ L, ब्रेथ B, हाइट H। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया सर LBH। अब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो नई लेंथ, नया ब्रेथ, नया हाइट। तो नई लेंथ, नया ब्रेथ, नया हाइट क्या आएगा, नया वॉल्यूम इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू B1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा H इंटू H 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से नया वॉल्यूम क्या आ जाएगा, LBH 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का क्यूब। ये हो गया पुराना वॉल्यूम। तो नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल क्यूब। अगेन वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम। अब हम दोबारा बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, अब हम दोबारा बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो नया वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। व्हाट इज गामा, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा क्या चीज है,
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा क्या है? कोफिशिएंट। इसकी भी यूनिट क्या है? इसकी भी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन है। पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन है। अब हम कंपेयर करेंगे तो गामा की वैल्यू क्या आई? गामा की वैल्यू आई 3 अल्फा। गामा की वैल्यू आई 3 अल्फा ओनली फॉर आइसोट्रोपिक बॉडी, ओनली फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। और गामा की वैल्यू आएगी अल्फा एक्स, अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। किसके लिए? एन आइसोट्रोपिक के लिए, एन आइसोट्रोपिक के लिए। गामा की वैल्यू आ गई अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड फॉर एन आइसोट्रोपिक के लिए। तो हम देखें कि अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज 1:2:3 ओनली फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। आइसोट्रोपिक सॉलिड्स किसके लिए? आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए। क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या थी? बीटा की वैल्यू क्या थी? गामा की वैल्यू 3 अल्फा है और बीटा की अभी की निकाली थी, बीटा की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा। तो आप रेशियो लेंगे तो 1:2:3, बट इट इज ओनली फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास 3 तरीके के टाइप्स है थर्मल एक्सपेंशन के। एक लेंथ में एक्सपेंशन कराना, एक एरिया में एक्सपेंशन कराना और एक वॉल्यूम में एक्सपेंशन कराना। लेंथ में एक्सपेंशन कराने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और एरिया में जो एक्सपेंशन कराने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है नया एरिया इज इक्वल टू पुराना एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। और ये बीटा अल्फा से रिलेट कर सकते हैं। आइसोट्रोपिक के लिए 2 अल्फा होता है, एन आइसोट्रोपिक के लिए अल्फा एक्स में अलग होता है, अल्फा वाई में अलग होता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या है? नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। और वी कैन से दैट नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। और ये गामा 3 अल्फा हो जाता है आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए। और एन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए क्या होगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। मतलब तीनों में अलग अलग डायमेंशन में इंक्रीज करेगा। और जो रेशियो है अल्फा बीटा और गामा का वो 1:2:3 है फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड द टाइप ऑफ अ सॉलिड, अगर आपको बताया नहीं जाए कि सॉलिड का टाइप क्या है तो आप उसको एन आइसोट्रोपिक सॉलिड मानते हैं। That's all for today. We are going to proceed further tomorrow with the application of thermal expansion. कल हम बात करेंगे कि इनके ऊपर टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन के ऊपर सवाल, लीनियर, एरियल एंड सुपरफिशियल। थैंक यू।